ऑडियो 2 सुधार परिवर्तन की सरल प्रक्रिया। जिस प्रकार कृषि, व्यवसाय, उद्योग, शिल्प आदि में उसकी समग्रता अर्जित करने के लिए पूरा ध्यान देना पड़ता है, उसी प्रकार परिवार संचालन में भी सतर्कता बरतनी पड़ती है। यदि उसका एक भी पक्ष गड़बड़ाने लगे तो छोटे पुर्जे भी खराबी से पूरी मशीन बंद हो जाने जैसा संकट उठ खड़ा होता है। संपन्नता कितनी ही आवश्यक क्यों ना हो, पर वही सब कुछ नहीं है। कई बार तो वह एक सर्प को दूध पिलाने की तरह अनर्थकारी भी बन जाती है। दुर्गुणों को पोषण मिलता है और वे दुष्प्रवृत्तियों का रूप धारण करके ऐसे संकट खड़े करते हैं जिनसे गरीब मध्यवर्ती लोग सहज ही बच जाते हैं। मनुष्य जीवन की प्रगति और अवगति का प्रधान कारण है उसके व्यक्तित्व का स्तर। वह यदि सुसंस्कृत, सुविकसित हो तो समझना चाहिए कि उत्कर्ष अभ्युदय के सारे स्रोत खुल गए। सुख शांति से रहने, साथियों की प्रसन्नता, कृतज्ञता, सहकारिता प्राप्त होते रहने के सरंजाम जुट गए। यदि इसके विपरीत कहीं व्यक्तित्व गया गुजरा, हेय और अनगढ़ रहा तो समझना चाहिए कि प्रचुर सुविधा साधन होते हुए भी चिंतन, चरित्र और व्यवहार में विकृतियां भरे रहने के कारण परिस्थिति विग्रहकारी ही बनी रहेगी। न स्वयं चैन से रहना बन पड़ेगा और न साथियों को संतुष्ट रख सकना। उलझी हुई समस्याएं और भी अधिक उलझती जाएंगी और उस जाल जंजाल से निकल सकने के लिए कोई उपाय न सूझ पड़ेगा। ऐसी दशा में स्वजन संबंधी भी कोई कारगर सहायता कर सकने में समर्थ न हो सकेंगे। जीवन रोते रुलाते, गिरते गिराते व्यतीत होगा। भले ही दोष किसी का समझा जाता रहे, संसार दर्पण की तरह है, उसमें अपना प्रतिबिंब परिलक्षित होता है। जो गए गुजरे स्तर के हैं उन्हें प्रगति और प्रसन्नता का अवसर कभी भी न मिल सकेगा। इस तथ्य को समझते हुए परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों के गुणकर्म स्वभाव में शालीनता के समावेश का निरंतर प्रयास होना चाहिए। इस कार्य में परिवार के वरिष्ठ एवं समझदार लोगों का विशेष उत्तरदायित्व है। श्रमशीलता, शिष्टता, मितव्ययिता, व्यवस्था एवं सहकारिता के पंचशीलों को 5 देवों की तरह आराध्य मानने की बात हर एक के गले उतारनी चाहिए। उनकी महिमा एवं महत्ता विस्तार पूर्वक समझानी चाहिए। सीधे ऐसे परामर्श काम न करते हो तो फिर दूसरा तरीका एक ही बच जाता है कि प्रगतिशील लोगों के जीवन चरित्रों, संस्मरणों के प्रेरक प्रसंग समय समय पर सुनाते रहा जाए। अच्छा तो यह है कि रात्रि को अवकाश के समय घरेलू मनोरंजन की तरह कथा कहानियां कहते रहने का क्रम चलाया जाए। यह सद्विषयक पुस्तकों के सहारे हो सकता है। घर में ऐसा साहित्य रहना ही चाहिए जिसे पढ़ने सुनने से उत्कर्ष की दिशाधारा का परिचय मिले। कहानियां स्वयं में एक अच्छा मनोरंजन है, उसमें लोक रुचि भी होती है। पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों पर 3/4 कथा साहित्य मिलता है, क्योंकि मांग और बिक्री भी उसी की रहती है। वेद केवल 4 बनकर ही समाप्त हो गए, पर पुराण 18 बने। इतना ही नहीं, इसके बाद 18 उप पुराण भी बने। इनमें से प्रत्येक का कलेवर इतना बड़ा है जिसे वेदों, उपनिषदों की तुलना में कहीं अधिक विस्तार वाला देखा जा सकता है। यह कथा सुनने की लोक रुचि का प्रमाण है। वह छोटे से लेकर बूढ़ों तक को समान रूप से प्रिय होता है। पंचतंत्र ग्रंथ के निर्माण की कथा प्रसिद्ध है। एक राजा के लड़के बड़े उजड्ड थे। पढ़ाने वाले किसी अध्यापक को टिकने न देते थे। पढ़ने लिखने में तनिक भी रुचि नहीं लेते थे। राजा को चिंता हुई कि इनका भविष्य कैसे बनेगा। उसने घोषणा की कि जो अध्यापक हमारे लड़कों को पढ़ाने और सुधारने में सफल होगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। कई विद्वान आए और हार मानकर वापस लौट गए। अंत में एक विष्णु शर्मा नामक विद्वान आए। उन्होंने नया बीड़ा उठाया और नया तरीका अपनाया। वे मात्र कहानियां सुनाते थे। राजकुमारों की धीरे धीरे इसमें दिलचस्पी बढ़ी और वे देर तक अध्यापक के पास बैठकर कहानियां सुनते रहते। वे कथाएं बड़ी सारगर्भित होती थी। उनमें जीवन विकास के तथ्यों का भरपूर समावेश रहता था। सुनने वाले लड़कों के मन में वे तथ्य भी उतरते गए। उन्हें अपने भविष्य और विकास के संबंध में सोचने का अवसर मिला। फलतः उनकी विचारधारा बदलती चली गई। वे सही मार्ग समझने के साथ साथ उस पर चलने भी लग गए। इस प्रकार कुछ ही दिन में उनकी समस्त गतिविधियां संतोषजनक एवं उत्साहवर्धक बन गई। पढ़ने लिखने लगे। धीरे धीरे ऐसे बन गए जैसा कि राजा चाहता था।
पंडित को मुंह मांगा पुरस्कार मिला और वह कथा ग्रंथ पंचतंत्र के नाम से लोकप्रिय हुआ। यह एक घटना भर है जिसने पुराने समय की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की। अब जीवन के अनेक पक्ष प्रकाश में आए हैं, समस्याएं प्रकट हुई और अनेक समाधान आवश्यक जान पड़े हैं। अस्तु कथा साहित्य भी समय के अनुरूप होना चाहिए, ऐसा अनुरूप जो व्यक्तित्व विकास के सभी पक्षों पर प्रकाश डाल सकने में सक्षम हो। दुर्भाग्य एक ही है कि लेखकों, प्रकाशकों और बुक सेलरों की फौज खड़ी हो जाने पर भी ऐसा साहित्य नहीं सृजा जा सका जो व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता पूरी करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कुत्साओं को भड़काने वाला, दिशा भ्रम उत्पन्न करने वाला साहित्य तो नित्य नए प्रहार की तरह उपजता चला जाता है, पर उसमें दिशा बोध करा सकने वाली क्षमता नहीं के बराबर होती है। उतने पर भी उपयोगिता का बीज नाश नहीं हुआ है। ढूंढने पर सच साहित्य भी मिल ही जाता है, भले ही वह खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली उक्ति ही चरितार्थ करता हो, भले ही स्वल्प मात्रा में जहां था उपलब्ध क्यों ना होता हो। ढूंढने वाले कोयले की खदान में भी हीरा ढूंढ लेते हैं, खारे समुद्र में गोता लगाकर मोती बटोर लाते हैं। तो कोई कारण नहीं कि व्यक्तित्व विकास में सहायक सिद्ध होने वाला साहित्य कहीं ना कहीं से काम चलाऊ मात्रा में खोजा ना जा सके। इसी की घरों में अवकाश के समय पढ़ने की, सुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह सामग्री विवेचनापरक भी हो सकती है और कथा प्रसंगों से संबंधित भी। दोनों ही पक्ष उपयोगी हैं। बच्चों की समझ में कहानियां ही आती हैं, पर बड़े तो विचारोत्तेजक सामग्री में भी रस ले सकते हैं और उस आधार पर ऐसा बहुत कुछ हृदयंगम कर सकते हैं जो समुन्नत सुसंस्कृत बनाने में उत्साहवर्धक रूप में सहायक सिद्ध हो सके। यूं निजी विचार विनिमय का भी महत्व है और उस आधार पर भी परिवार के सदस्यों के साथ उनकी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप विचार विनिमय किए जाते रहने का क्रम चलता रह सकता है। वार्तालाप और परामर्श मात्र भौतिक आवश्यकताओं के संबंध में नहीं होते रहने चाहिए, वरन वार्तालाप इस संदर्भ में भी होते रहना चाहिए कि चिंतन और चरित्र में अपेक्षाकृत कैसे अधिक सुधार तथा विकास किया जा सकता है। इसमें भिन्न भिन्न लोगों के लिए उनकी स्थिति को देखते हुए अलग अलग प्रकार के परामर्श आवश्यक हो सकते हैं। हर व्यक्ति की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं। हर किसी को अपनी स्थिति के अनुरूप प्रगतिशीलता की ओर अग्रसर करने वाला व्यवहारिक परामर्श चाहिए। मात्र सिद्धांतों की चर्चा विवेचना भर कर देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए भिन्न भिन्न स्तर का परामर्श, मार्गदर्शन चाहिए। उसे समय समय पर उपलब्ध कराते रहना परिवार के प्रभावशाली सदस्यों का काम है। इस संदर्भ में एक बड़ी कठिनाई यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने सुधार के संबंध में दूसरों का परामर्श रास नहीं आता। इसमें वह अपना अपमान समझता है। सभी की मान्यता है कि दुनिया में 1.5 अकल है, जिसमें से एक उसकी और आधी समस्त संसार की। अपने को हर कोई सर्वज्ञ, सर्व सुयोग्य मानता है। कोई जब उसकी समीक्षा करता है तो उसे इसमें अपमान लगता है और बताने वाले को अपना विरोधी, विद्वेषी मान बैठता है। इस मनोवैज्ञानिक कठिनाई से बचने का एक ही उपाय है कि सीधी शिक्षा न देकर किसी अन्य की घटना का संदर्भ देते हुए उसे तथ्य से अवगत कराया जाए। यह कार्य कहानियों, संस्मरणों के माध्यम से अधिक अच्छी तरह हो सकता है। वह उपलब्ध न हो तो विवेचनात्मक पुस्तकों के वे अंश विशेष अनुरोध करके पढ़ाई सुनाए जा सकते हैं जिनमें उनकी निजी समस्याओं पर सार्वजनिक रूप से प्रकाश डाला गया है। यदि उस प्रकार की पुस्तक का लेखक कोई प्रामाणिक व्यक्ति हो तो और भी अच्छा। ऐसी दशा में यह कहा जा सकता है कि यह परामर्श उन लेखक महोदय का है जो तुम्हारे लिए फिट बैठता है। इस पर विचार किया जाए और यदि उचित समझा जाए तो उस परामर्श को अपना लिया जाए। यह तरीका अधिक सटीक और प्रभावशाली है। गीता के प्रतिपादनों को इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि वह भगवान कृष्ण के मुख से कही गई हैं। यदि इस संदर्भ को हटा दिया जाए और उन्हीं प्रतिपादनों को अपने विचार कहकर सुनाया जाए तो उसकी उपेक्षा ही होगी और मान्यता देने में संदेह भी बना रहेगा। यही बात अन्य प्रसंगों के संबंध में भी है। घर के लोगों को कोई सिद्धांत की बात उनके स्वभाव से विपरीत कही जाए तो घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध वाली कहावत सिद्ध होती है। जिन लोगों के साथ साथ रहना होता है उन्हें अति परिचय के कारण सामान्य समझा जाता है और महत्व नहीं मिलता।
इस कठिनाई से पार पाने का यही तरीका ठीक पड़ता है कि जो सुधार परिवर्तन घर वालों में कराए जाने हैं, उनके संबंध में आवश्यक शिक्षा स्वयं के विचार न बताकर किसी प्रामाणिक व्यक्ति का मंतव्य बताया जाना चाहिए। यही बात कथा संस्मरणों के माध्यम से भी गले उतारी जा सकती है। प्रयत्न जारी रखा जाए, निराश न हुआ जाए, प्रगति धीमे क्रम से होती हो तो भी धैर्य रखा जाए। सतत प्रयास निष्फल नहीं जाते, वह समय अनुसार फलित होते और अपना लक्ष्य पूरा करके रहते हैं।